हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द सेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, यस। सो चुटकी बजाकर इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे। बिना देर करे स्टार्ट करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और 1 घंटे लगकर बैठ के इस चैप्टर को खत्म। ठीक है, ए टू जेड नॉलेज लेंगे, ए टू जेड नॉलेज, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एनसीईआरटी भरपूर घुस के पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी के बाहर का कुछ कुछ पढ़ेंगे बाहर का, क्योंकि ज्यादातर एनसीईआरटी से ही पेपर बनने वाला होता है। तो लेट्स स्टार्ट बिना देर किए। यस, यू कैन सी हियर चैप्टर इज अ चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बायोलॉजी का तो सेकंड टर्म में बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। वैसे पूरी बुक में देखा जाए तो 8 चैप्टर, आपको पता है। ये सब बातों पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्टार्ट करता हूँ सीधे। और बायोलॉजी पढ़ाने का कुछ अलग तरीका है, बुक से नहीं बात करते। पहले बात अपनी करेंगे, उसके बाद बुक पे आएंगे। ठीक है, पहले भैया की बात सुनो, फिर दीदी की बात सुनेंगे। दीदी इज एनसीईआरटी, भैया इज मी। आओ, तो देखो क्या होता है। हमारे पास चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोड्यूस मतलब पैदा करना अपने जैसे को। प्रोसेस का नाम आता है रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? री मतलब फिर से, प्रोडक्शन करना किस चीज का? अपने जैसे का। प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस, नए नए छोटे छोटे बच्चों को पैदा करना। ऑफ ओन काइंड, अपने जैसे ही बच्चों को पैदा करना। और कहां से? मशीन से ना, फ्रॉम ओन बॉडी, फ्रॉम देयर ओन बॉडी, फ्रॉम आवर ओन बॉडी। अपनी बॉडी से अपने जैसे नए बच्चों को पैदा करना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसको पूरे एक सेंटेंस में बना दो। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड फ्रॉम देयर ओन बॉडी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। दैट्स ऑल अबाउट, सो सिंपल। तो यस, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है हमारी दुनिया में। अगर डाइवर्सिटी की बात करो, क्लास 9 का चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो, तो बहुत टाइप की डाइवर्सिटी होती है। जैसे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बात करो आप, तो सबसे पहला होता है मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगस, देन प्लांट किंगडम, एंड देन एनिमल किंगडम। हम जो है एनिमल में आते हैं, और जितने पेड़ पौधे वो प्लांट किंगडम में आते हैं। फंगस, ब्रेड पे जो फफूंदी वगैरह लग जाती है, दैट इज ऑल फंगस, ये अलग किंगडम है इनका। प्रोटिस्टा, मोनेरा क्या होते हैं? प्रोटिस्टा और मोनेरा दोनों ही यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन खास बात, ये भी यूनिसेल्यूलर, ये भी यूनिसेल्यूलर, और ये बाकी तीनों के तीनों मल्टी सेल्यूलर। इनकी बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, इनकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी हुई है, और इनकी बॉडी में एक एक सेल है बस। एक सिंगल सेल ही पूरी बॉडी की तरह काम कर रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है मोनेरा और प्रोटिस्टा में? इनका जो यूनिसेल एक सेल होता है, वो होता है प्रोकैरियोटिक। 9th में पढ़ा होगा भाई, नहीं पढ़ा होगा तो फिर कोर्स ले लेना हमारा, 9th वाला भी समझ जाओगे। प्रोकैरियोट मतलब, प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराना, पुरातन, क्या बोलते हैं, पुरातन। और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। इनका जो न्यूक्लियस होता है बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी का है। बेकार, बेकार इन द सेंस, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियस गोल गोल मेम्ब्रेन जैसा नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए खुला हुआ पड़ा है, साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहा है यू। तो प्रोकैरियोटिक होता है मोनेरा में। मोनेरा भी यूनिसेल्युलर बट विद हैविंग अ न्यूक्लियस व्हिच इज ऑफ प्रोकैरियोटिक इन नेचर। बट प्रोटिस्टा आर आल्सो unicellular, but their nucleus is well defined. That means their cell is eukaryotic. कैरियोटिक का मतलब फिर वही न्यूक्लियस, और यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस। इनका एकदम वास्तव में मेम्ब्रेन के साथ गोल गोल न्यूक्लियस है सेल में। तो प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगस, प्लांट, एनिमल, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारी अर्थ पे, इतने टाइप के ऑर्गेनिज्म है, तो सबका पैदा करने का तरीका अलग अलग होगा। और उस तरीके को हम बायोलॉजी में बोलते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि मोनेरा भाई साहब किस तरह से, कौन से मोड से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, प्लांट कौन से मोड से,
फंगस कौन से मोड से, प्रोटिस्टा कौन से मोड से, और एनिमल कौन से मोड से। अब मोनेरा में भी बहुत सारे हैं, सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे, एक आधे की बात करेंगे बस। जैसे मोनेरा में हमने बात करी किसकी, मोनेरा में हम बात करी बैक्टीरिया की। मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं वो बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ मोनेरा, बैक्टीरिया कम्स इन मोनेरा किंगडम। प्रोटिस्टा में बात करी हमने, ठीक है, प्रोटिस्टा में बात करी, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया आपका लीशमानिया, ठीक, पढ़ेंगे बुक में क्या होता है। फिर फंगस की बात करी, फंगस का एक एग्जांपल ले लेंगे। प्लांट की बात करी, प्लांट में बहुत सारे एग्जांपल लेने पड़ेंगे। और फिर एनिमल्स में बात करेंगे तो एनिमल्स में बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, और साथ में मेनली फिर बात हम अपने ऊपर ही करेंगे, ह्यूमन में। अल्टीमेटली हमें यही सीखना है कि हमको कैसे रिप्रोड्यूस करना है आगे जाके, है ना। ये मोनेरा वोनेरा कैसे कर रहे हैं ये तो खैर अलग बात है, लेकिन जनसाधारण को यही सिखाना चाहती है एनसीईआरटी कि भाई सीख लो रिप्रोडक्शन कैसे करना है, क्योंकि तुम्हें भी तो करना है। एग्जैक्टली तो आओ चलो वन बाय वन देखते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज करता है। सो हियर हमने आपने देखा, अगर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होगा, बेसिकली ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कौन से मोड्स को यूज करेगा, और जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं वो कौन से मोड्स को यूज करेंगे, ठीक है। ओके अच्छा, मल्टी और यूनिसेल्यूलर बताने से पहले आओ जरा एक और काम करते हैं। रिप्रोडक्शन के मोड्स जो होते हैं, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वो बेसिकली दो टाइप होते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी एसेक्सुअल और इट कैन बी सेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब ए फॉर एब्सेंट, जहां पे सेक्सुअलिटी एब्सेंट हो। सेक्सुअलिटी मीन्स व्हाट, जहां सेक्स एब्सेंट हो। सेक्स एब्सेंट हो मीन्स, अरे यार मेल और फीमेल, जहां दो मेल और फीमेल ना हो, जहां मेल फीमेल दो पेरेंट्स की जरूरत ना पड़े। टू पेरेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व। और सेक्सुअल में सेक्स है भाई, दोनों टाइप के सेक्स इन्वॉल्व है, मेल एंड फीमेल बोथ आर रिक्वायर्ड, दैट मींस टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स। और यहां ओनली वन, एक से ही काम चल जाएगा, दो की जरूरत नहीं है, ओनली वन, ठीक है ना। ये तो पहला पॉइंट है डिफरेंस का। अच्छा उसके बाद ए सेक्सुअल में एक से ही नया बन जाएगा, दो की जरूरत नहीं है। सेक्सुअल में दो की जरूरत है, एक से काम नहीं बनेगा। इसके बाद जब एक से ही काम हो जाएगा तो वहां पे गैमीट प्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होता है गैमीट प्रोडक्शन, आगे समझाऊंगा, अभी सिर्फ याद कर लो, आगे समझाऊंगा सब यार, चिंता नहीं करो। और यहां जब दो दो ऑर्गेनिज्म हैं तो इसका उल्टा, गैमीट की जरूरत पड़ेगी, नो गैमीट यहां लिखना चाहिए, और यहां पे गैमीट होगा, यहां होगी भाई जरूरत। अच्छा यहां पे जब गैमीट बन ही नहीं रहे तो फिर दो गैमीट के मिलने को फ्यूजन कहते हैं। जब गैमीट ही नहीं बने तो मिलना कहां से होगा, तो फ्यूजन नहीं होगा। फ्यूजन को दूसरा नाम हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यहां पे बनेंगे तो मिलेंगे भी, मिलेंगे तो फ्यूजन है, और फ्यूजन का ही नाम फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन विल अकर। याद करते चलेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन अकर। अब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनता है, नेक्स्ट स्टेप। सोच रहे होगे ये क्या चीजें हैं यार, पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ याद करो, अभी सिर्फ सुनो, सब समझ आएगा। तो फर्टिलाइजेशन नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद होना था जाइगोट, तो जाइगोट भी नहीं होगा जब नहीं है तो नो जाइगोट। इतना ही सिंपल डिफरेंस है, बस यही लिखते जाओ। और यहां पे फर्टिलाइजेशन है तो अगला स्टेप भी आएगा, दैट इज जाइगोट। इसके बाद का स्टेप होता है एम्ब्रियो, तो यहां पे पाया जाएगा, और यहां पे नो, नो एम्ब्रियो। समझ जाना, राइटिंग ठीक नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ओके ऊपर थोड़ा रफ करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
यस। अभी यहां पर ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। अब इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट लिखते हैं। जब दो चीजें मिलेंगी तो मिक्सचर होगा क्या नहीं होगा? और मिक्सचर में क्या होगा? कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इसकी, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इसकी, तो मिक्सचर के अंदर दोनों की शो होंगी। लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मिक्सचर बना था क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो यहाँ रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन मतलब मिक्स होने पर दोनों प्रॉपर्टीज मिल के सामने आएंगी, और यहाँ पे हुआ ही नहीं था तो नो रिकॉम्बिनेशन। अच्छा, रिकॉम्बिनेशन होता है जब मिक्सचर आएगा। तो मिक्सचर, एक बात बताओ, पापा और मम्मी का थोड़ा थोड़ा कुछ मिलके बच्चा बना मिक्सचर, तो क्या बच्चा बिल्कुल पापा जैसा या बिल्कुल मम्मी जैसा होगा? नहीं होगा। थोड़ा सा दोनों से ही अलग होगा और दोनों से थोड़ा थोड़ा मिल भी रहा होगा। दैट मीन्स वेरिएशन विल बी देयर। इसको बोलते हैं वेरिएशन। क्या? एग्जैक्टली सेम भी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सेम होगा भी, और दोनों का मिक्सचर होगा। दोनों का मिक्सचर मतलब रिकॉम्बिनेशन। और वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, थोड़ा सा बदला हुआ भी होगा मिक्सचर की वजह से ही। तो यहाँ वेरिएशन होगा, और यहाँ पे कुछ मिक्स हो ही नहीं रहा था तो वेरिएशन नहीं आएगा, नो वेरिएशन। तो दीज आर द 7 पॉइंट्स जो आप लिख सकते हो, कैप्चर कर सकते हो, फिर बाद में याद कर सकते हो। याद हो जाएगा यार, बहुत आसान है। केवल एक पेरेंट, ध्यान से सुन लो यार, मेरी एक बार बात सुन लो। ए सेक्सुअल और ए सेक्सुअल, मैं दो की बात कर रहा हूँ, वीडियो में देखेंगे। पहला पॉइंट, ए सेक्सुअल में दो सेक्स इन्वॉल्व नहीं है, ओनली वन पेरेंट। यहाँ पे दो इन्वॉल्व है। जब यहाँ दो इन्वॉल्व है तो यहाँ गैमीट बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ गैमीट बनेगा तो आपस में मिक्सिंग भी होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। फिर एम्ब्रियो, यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। फिर उसके बाद में एम्ब्रियो के बाद आया आपका रिकॉम्बिनेशन, मिक्सचर, यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। फिर वेरिएशन, यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। दैट्स सो सिंपल, याद हो गया। सब चीज आपस में कोरिलेटेड है। जब आप एक बार समझ जाओगे जाइगोट क्या है, एम्ब्रियो क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, तो फिर ये याद भी नहीं करना पड़ेगा, एक के बाद एक खुद याद आएगा। आओ जरा देखते हैं। तो बेसिकली आपने यहाँ क्या सीखा? डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आपने पढ़े, दो टाइप रिप्रोडक्शन में। एक आया एसेक्सुअल और दूसरा आया सेक्सुअल। ये दो टाइप आपने पढ़े, दैट्स सो सिंपल। अब एसेक्सुअल में भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैंने देखा पहला फिजन, क्या होता है अभी बताऊंगा। फिजन के बाद फिर हमने देखा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद मैंने देखा रीजनरेशन। अब रीजनरेशन के बाद में फिर आया आपका बडिंग। बडिंग के बाद आया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बाद आया आपका स्पोर फॉर्मेशन। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 मेथड्स हैं यहाँ, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो फिजन भी दो टाइप में है। बाइनरी का क्या मतलब होता है बताते हैं, और मल्टीपल। वैसे समझ में आ रहा होगा, मल्टी से बहुत सारा और बाइनरी से बाई मतलब 2। फ्रेगमेंटेशन में कोई टाइप नहीं है, रीजनरेशन में कोई टाइप नहीं है, बडिंग में कोई टाइप नहीं है। उसके बाद में वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपका थ्रू रूट है, स्टेम है, लीव्स है ना। इसके बाद इसी में आप एक चीज पढ़ते हो, क्या? रूट स्टेम लीव्स। और आप एक पढ़ते हो इसके अंदर, यस, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग पढ़ते हो। वो मैं लिख नहीं रहा हूं, बताऊंगा। ग्राफ्टिंग और लेयरिंग पढ़ते हो, और एक चीज पढ़ते हो, स्टेम लीव्स। याद नहीं आ रहा, अभी याद आएगा तो बताऊंगा। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में भी कोई टाइप्स नहीं है। एग्जाम्पल दे रहे हैं,
ये एक बार समझा देते हैं। तो ये फिजन जो होता है, फिजन का मतलब होता है केवल ब्रेकिंग। फिजन का मतलब यार ब्रेकिंग होता है। एक चीज है, एक बॉडी है, और ये आपस में बीच में से डिवाइड हुआ और दो बन गए। ठीक है, तो एक से दो आए कि नहीं आए, एक में से दो चीज बन गई कि नहीं बन गई, मतलब कुछ पैदा हुआ। पहले एक था, अब दो हो गया, मतलब एक पैदा हो गया, उसी से दो बन गए। तो ब्रेकिंग इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज नोन एज फिजन। ओके, अब फिजन दो टाइप का आपने सुना, बाइनरी और मल्टीपल। एक से दो बने तो बाइनरी फिजन, और एक से कई सारे बने, एक के कई छोटे छोटे टुकड़े करके और कई सारे बन गए, बहुत सारे बने, मोर देन वन, और यू कैन से मोर देन टू, सो इट विल कॉल्ड एज मल्टीपल फिजन। ठीक है, फिजन जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, फिजन इज आल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल। दिस फिजन इज यूज्ड बाय यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। उनका एक ही सेल का बॉडी होता है, वो कौन सा मेथड यूज करेंगे यार, एक ही सेल को तोड़ देंगे, या तो दो में या बहुत सारों में। दो में तोड़ेंगे तो बाइनरी फिजन कहलाएगा, और ज्यादा में तोड़ेंगे तो मल्टीपल फिजन कहलाएंगे। एग्जाम्पल, फिजन का एग्जाम्पल आपका बैक्टीरिया, सिंपल। एंड यस, यूनिसेल्युलर अमीबा, आपकी बुक में जो दिया है वो अमीबा दिया है, अमीबा को लेके चलते हैं। बाइनरी फिजन, एक अमीबा दो अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, जरा देख सकते हो यहाँ, देखो अमीबा इरेगुलर शेप होता है। एक अमीबा, एक अमीबे में क्या हुआ, इसने अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट किया। और ये बाद में एक अमीबा से दो अमीबा बन गया। ठीक है, दिस इज बाइनरी फिजन। लेकिन मल्टीपल फिजन किस में देखा जाता है, अमीबा में देखा जाता है। ये अमीबा बाइनरी का एग्जाम्पल हो गया। और मल्टीपल भी अमीबा में ही देखा जाता है, बट स्पेशल सिचुएशन है। अमीबा की अगर फेवरेबल सिचुएशन चल रही है, मतलब जैसा एनवायरनमेंट उसे पसंद है वैसा ही एनवायरनमेंट है, तो वो बाइनरी करेगा, नॉर्मल। लेकिन अगर अनफेवरेबल सिचुएशन आ गई, बाहर का एनवायरनमेंट उसके विपरीत हो गया, अनफेवरेबल हो गया, at that time this amoeba forms a cyst around it. This amoeba forms a cyst around it. This is amoeba, ये अपने चारों तरफ एक लेयर डेवलप कर लेता है, इसे बोलते हैं हम अमीबोइक सिस्ट। ठीक है, सिस्ट, एक ये सिस्ट होता है क्या, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। अमीबा डेवलप्स अ हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड इट, ठीक है, विच प्रोटेक्ट्स इट, विच प्रोटेक्ट्स द अमीबा फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशंस। अब इसके अंदर रह के जब तक वो विपरीत परिस्थितियां रहेंगी बाहर, अमीबा इसके अंदर बैठा रहेगा और अंदर अंदर बैठे हुए तैयारी करता रहेगा, डिवाइड कर करके तैयारी करता रहेगा बाहर निकलने की। शांत तो बैठेगा नहीं। अब इसको ऐसा लगा बाहर की परिस्थितियां विपरीत हैं, अंदर मैं सेफ हूं। अब जब परिस्थितियां मेरे अनुकूल बनेंगी, मेरे फेवरेबल बनेंगी, तब मैं इस तोड़ के बाहर निकलूंगा। और बाहर जब निकलूंगा तब अकेले नहीं निकलूंगा, बहुत सारी फौज लेके चलूंगा। अंदर बैठे बैठे ही बच्चे पैदा करता रहता है। कैसे करता है, ये डिवाइड करता है अंदर ही अंदर। अब देखो डिवाइड कैसे होता है, जरा और डिवाइड डिवीजन के स्टेप्स में चलते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन डिवीजन ऑफ अ सेल। ठीक है, तो अभी पूरे चार्ट को यहीं रोकेंगे और कुछ बात देखते हैं। तो आओ, यस, नाउ यू कैन सी हियर। अब हम आपको लेके चल रहे हैं स्टेप्स ऑफ सेल डिवीजन। जितना जरूरी है उतना ही सीखेंगे, क्योंकि समय नहीं ज्यादा सीखने का। और देखते हैं क्या होता है। देखो ये एक सेल है, इस सेल का ये न्यूक्लियस है, और ये चारों तरफ साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड। होगा क्या, जब इस सेल को डिवाइड करना होगा तो डिवीजन स्टार्ट होता है अंदर से, बॉडी के अंदर से। तो सबसे पहले ये, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। तो जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए को डिवाइड करेगा। कैसे, देखो, न्यूक्लियस। अब इस डीएनए से, ये डीएनए है, इस डीएनए की कॉपी होगी और एक और डीएनए बनेगा।
कॉपी होके डीएनए बन गया। जब कॉपी हो गई तो अब ये न्यूक्लियस खुद को डिवाइड करेगा, एक डीएनए इसमें रहेगा और दूसरा डीएनए अगले वाले में। फिर क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस पूरे पूरे डिवाइड हो गए। एक न्यूक्लियस तो ओरिजिनल है और दूसरा कॉपी है। अब जब ये हो गया तो जो साइटोप्लाज्म में जितने और ऑर्गेनेल्स हैं जो आपने 9th में पढ़े हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, वो सब भी इस पर डिवाइड करने लगेगी। इसी तरह से कॉपी होगा सबका, जीरोक्स, अपने अंदर से एक और निकालेंगे, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट हर चीज की कॉपी दो भागों में बट जाएगी, एक ओरिजिनल के साथ रहेगी, एक कॉपी ओरिजिनल वाले न्यूक्लियस के साथ रहेगी हर ऑर्गेनेल की, और सबका कॉपी जो है, सेकंड कॉपी, वो न्यूली फॉर्म्ड न्यूक्लियस के साथ चला जाएगा। और फिर जो टोटल साइटोप्लाज्म था, वो साइटोप्लाज्म भी दो भागों में इक्वल इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा साइटोप्लाज्म इसके पास, थोड़ा साइटोप्लाज्म इसके साथ, और फिर बाहर से डिवीजन चालू होगा। And then after that cell will break. ठीक है, तो डायरेक्टली अगर देखा जाए तो यहां से ये सिचुएशन आई, एक सेल से दो सेल, लेकिन स्टेप्स देखा जाए तो पहले डीएनए कॉपी। सवाल आया डीएनए कॉपी की जरूरत क्या है। एक बात बताओ, तुमसे कोई बच्चा पैदा हुआ, या किसी एक्स बॉडी से वाई बॉडी बाहर आ रही है, अब उसका डिजाइन बनना कैसा है वो इंफॉर्मेशन दोगे कि नहीं दोगे? देनी पड़ेगी ना। अगर बनने वाले को उसका डिजाइन बनना कैसा है उसे ये पता नहीं होगा कि मुझे कैसे बन के आना है, तो कैसे बन पाएगा? कुछ भी डिजाइन बन जाएगा। तो उस बच्चे का डिजाइन तुम्हारे जैसा ही बनना है, उसके लिए तुमको कुछ इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना उसको लिख के। दैट इंफॉर्मेशन इज कैरीड बाय डीएनए। हमारे डीएनए में वो सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो जब डीएनए कॉपिंग की इंपॉर्टेंस यही है, बनने वाले बच्चे का स्ट्रक्चर कैसा होना है, ये स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन पेरेंट से जाती है और वो इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के अंदर। तो दैट्स व्हाई जो पेरेंट का डीएनए, अब पेरेंट अपना डीएनए भेज देगा तो पेरेंट के अंदर कहां बचा, तो इसलिए अपना भी नहीं भेज सकते। तो फिर वहां आती है आपकी ये जेरोक्स मशीन का काम, ठीक है। अब जैसे हम कहीं पर हमको अपनी मार्कशीट जमा करनी है तो ओरिजिनल जमा नहीं करेंगे, जाके हम उसकी कॉपी कराएंगे और कॉपी को सबमिट करेंगे, ओरिजिनल अपने ही पास रहेगी। सिमिलरली पेरेंट्स भी ऐसे ही करते हैं, अपने डीएनए की कॉपी करी, अपने डीएनए में से एक कॉपी बाहर निकाली, ठीक है, और ये कॉपी भेज दी बच्चे के अंदर, और बच्चे का स्ट्रक्चर कैसा बनना है बता दिया, और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से बच्चे का स्ट्रक्चर बन जाता है। और पेरेंट्स के जैसे ही हमारे पापा से मैच करता है ना, नाक है उनकी भी नाक है, हमारी आंखें उनकी भी आंखें, हमारी आंखें यहाँ है उनकी भी आंखें इसी जगह पर ही है, हमारे सर पे बाल हैं उनके भी सर पे बाल है ना, हमारे कान यहाँ लगे हुए हैं उनके भी वहीं लगे हुए। तो ये सब इंफॉर्मेशन है, कान कहाँ पे लगने, नाक कैसी बननी है, आंखें कैसी बननी है, दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज कैरीड बाय द डीएनए, एंड दैट डीएनए just carries that information from parents to next generation. तो that's why डीएनए कॉपी की इंपॉर्टेंस क्या है। डीएनए कॉपी होना इसलिए जरूरी है कि ताकि इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन पास ऑन हो सके, दैट हाउ द स्ट्रक्चर इज टू बी मेड। सो ये बात है डीएनए कॉपी की जरूरत। अब यार एक बात सुनो, हमारी एनसीईआरटी का पहला टॉपिक कहता है डस वेरिएशन, क्या था, डू ऑर्गेनिज्म्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज। आप सोचो प्रैक्टिकली, आप अपना ओरिजिनल मार्कशीट लेकर गए, उसका फोटोकॉपी कराएगा, फोटोकॉपी ओरिजिनल से एकदम मैच कर जाएगा, इंफॉर्मेशन तो सारी सेम होगी, लेकिन भाई फोटोकॉपी होने पर फोटोकॉपी जो मशीन है उसका कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट आएगा, जैसे कि कागज काला कर देगी। अब कागज काला हो गया तो एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं रही ना, कुछ वेरिएशन आ गया। वो वेरिएशन किसकी वजह से, दैट इज ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ डीएनए, दैट इज ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ कॉपिंग मैकेनिज्म। मशीन जैसे कॉपी कर रही है, उस मशीन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी और उसके दौरान, कॉपी होने के दौरान वो कमी पैदा हुई। सिमिलरली
जब डीएनए कॉपी हो रहा है ना, तो यहाँ पे जेरोक्स मशीन काम नहीं करती। यहाँ हमारी बायोलॉजिकल बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है या कोई ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सारा कॉपी मैकेनिज्म केमिकली हो रहा है। अब आपको पता है यार, नो केमिकल रिएक्शन इज टोटली परफेक्ट। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो है। ध्यान से सुनना, नो केमिकल रिएक्शन इज परफेक्ट। ठीक, तो अब जब परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं एरर आ जाता है, एरर फॉर्म्स। इस एरर की वजह से एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन पाती। ठीक है, अच्छा अगर ये एरर बढ़ जाए तो क्या होगा? बढ़ाया 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 बढ़ाया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल से इतना एरर बढ़ा दोगे तो इंफॉर्मेशन भी तो बदल जाएगी। इंफॉर्मेशन भी बदल जाएगी। लाइक नाक यहाँ चेहरे पे बननी थी, इंफॉर्मेशन चेंज हो गई एरर की वजह से, नाक कहीं और लग गई। ठीक है, तो इसलिए एरर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो एरर की वजह से क्या होगा, एपरेटस जो नया सेल बनना है और जो इंफॉर्मेशन थी वो आपस में मैच नहीं हुई। ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन जैसा बनना चाहिए था, लेकिन एरर होने की वजह से ह्यूमन जैसा नहीं बन पाया, कुछ और बन गया। तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं, नहीं कर पाएगा। द सेल विल डाई इफ एरर एक्सीड्स द लिमिट। देन व्हाट हैपन, द ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म विल डाई। तो आपने यहां पे सीखा स्टेप्स ऑफ सेल डिवीजन, कैसे हो रहा है सेल डिवीजन। तो अमीबा और अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं बाइनरी फिजन में। अब मल्टीपल फिजन में क्या होता है, आओ वापस चलते हैं। इसे हटा रहा हूं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे हमने एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक भी क्लियर किया, दैट इज डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज। सो द आंसर इज नो, because no chemical reaction is perfect. Errors happen during the DNA copying mechanism. So due to that error, some variations takes place. कुछ ना कुछ अंतर आ जाते हैं. Okay, but those variations are very minute that it can be considered as negligible. ना के बराबर माने जा सकते हैं. Okay, yes. तो यहाँ पे कोई बच्चा हमसे पूछ सकता है, सर आपने तो कहा था कि एसेक्सुअल में नो वेरिएशन, लेकिन सेल डिवीजन बाइनरी फिजन तो आपका एसेक्सुअल मेथड है, और बाइनरी फिजन एसेक्सुअल होने पर उसमें नो वेरिएशन होना चाहिए था। अब आप यहाँ कह रहे हो कि कॉपिंग मैकेनिज्म की वजह से वेरिएशन इज देयर, वेरिएशन तो आ रहे हैं। सर ऐसे कैसे? बेटा सुनो, देखो आंसर ही है, हमने कहा था नो वेरिएशन, और यहाँ पे हम फिर कह रहे हैं कि एरर की वजह से वेरिएशन होता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है, उस दैट कैन बी कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल, नो वेरिएशन ही माना जाए। ठीक है, इन कंपैरिजन, जब हम कंपैरिजन कर रहे थे सेक्सुअल से, तो सेक्सुअल में वेरिएशन काफी है, उसके सामने इस वेरिएशन को देखो तो ना के बराबर ही है, इसलिए नो वेरिएशन हम लिख देते हैं कंपैरिजन में। ठीक है, बट यस वेरिएशन इज देयर, बट दैट कैन बी कंसिडर्ड एज टू बी नेग्लिजिबल बिकॉज इट इज वेरी लेस। ओके देन नेक्स्ट मूव करते हैं। यस नेक्स्ट मूव करते हैं और वापस आते हैं अपने उस चार्ट पे। ओके वापस नहीं आ सकते आई थिंक, क्योंकि वापस आने में बहुत टाइम लग जाएगा सब कुछ। चलो कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे। तो हमने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल और एसेक्सुअल के बहुत सारे टाइप्स देखे थे, 6 टाइप्स देखे थे। 6 में हमने फिजन पे बात कर रहे थे, फिजन मतलब ब्रेकिंग। ठीक है, फर्स्ट टाइप फिजन मतलब ब्रेकिंग। फिजन में भी 2 टाइप देखे थे हमने, बाइनरी, बाइनरी जिसको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब बात आती है मल्टीपल। बाइनरी का एग्जाम्पल था आपका अमीबा, मल्टीपल का एग्जाम्पल भी अमीबा है। तो अमीबा अब मल्टीपल कैसे करना है, देखो आपने देखा था कि सबसे पहले डीएनए कॉपी हुआ, डीएनए कॉपी के बाद में एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए, और फिर 2 न्यूक्लियस के बाद सेल ऑर्गेनेलीज डिवाइड करती हैं, और फिर सब दोनों आधी आधी बट जाती हैं, और देन साइटोप्लाज्म आधा आधा बट जाता है। देन आफ्टर दैट बाहर की सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन डिवाइड करके पूरा का पूरा सेल अलग हो जाता है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है यार, बाहर की सेल मेम्ब्रेन डिवाइड कर नहीं सकती, वाई? क्योंकि बाहर तो कोटिंग है, कर नहीं सकती। तो ये वाला स्टेप रोक देता है, और मल्टीपल फिजन अंदर न्यूक्लियर फिजन करता है। डीएनए के डिवीजन को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन,
और सेल के डिवीजन को कहते हैं क्या, सेल डिवीजन, ठीक है, यस। तो ये आपका अमीबा है, इसके बाहर कोटिंग डेवलप हो गई एक, दिस कॉल्ड सिस्ट, इसका अमीबा, सॉरी न्यूक्लियस। अब ये अमीबा क्या करेगा, इस न्यूक्लियस को दो बनाएगा, कोटिंग है बाहर मौजूद, फिर क्या करेगा, दो से फिर उन दो को और डिवाइड करेगा, चार बन जाएंगे, यू कैन सी कोटिंग बाहर मौजूद है, फिर चार से आठ कर लेगा, मतलब सेल डिवीजन और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, you can say the nuclear division is not followed up by cell division या cytoplasmic division, ठीक है। साइटोप्लाज्म अभी बांटेगा नहीं, केवल न्यूक्लियस के डिवीजन करते करते न्यूक्लियस की संख्या को बढ़ाता जाएगा। अब जब एक समय आएगा जब उसकी परिस्थितियां सारी अनुकूल हो जाएंगी, बाहर की सिस्ट टूटने को तैयार हो जाएगी, तो क्या होगा, बहुत सारे, तब तक न्यूक्लियस बहुत सारे हो गए। अब जितना भी साइटोप्लाज्म है, टोटल साइटोप्लाज्म को हर न्यूक्लियस को थोड़ा थोड़ा बांट देगा, एंड देन आफ्टर दैट दिस cyst will break, this cyst will break, you can see, और अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा बाहर आ गए, है ना। दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। मल्टीफिजल क्यों हुआ, बिकॉज अनफेवरेबल सिचुएशन थी, अनफेवरेबल सिचुएशन में मल्टीपल फिजन करेगा अमीबा। कैसे करता है, सिस्ट बना लेता है बाहर और फिर अंदर ही अंदर न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, केवल न्यूक्लियस को डिवाइड करता रहेगा। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्म का बंटवारा नहीं करेगा, वो बाद में करेगा जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट मल्टीपल फिजन। एक बात बताओ यार, ये फिजन जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने पढ़ा बाइनरी, मल्टीपल, हमने पढ़ा बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी का मतलब एक से दो, एक से दो का बनना, और मल्टीपल का मतलब मोर देन टू। बाइनरी का एग्जाम्पल हमने देखा अमीबा, इसका एग्जाम्पल देखा हमने आपका, इसका भी अमीबा ही देखा। अमीबा के साथ और कोई भी है क्या, यस, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, किसका, मलेरिया कॉजिंग पैथोजन, मलेरिया कॉजिंग, मलेरिया करने वाला जो पैथोजन है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो है प्लाज्मोडियम, और इसकी कैटेगरी होती है क्या, दिस इज प्रोटोजोआ, एंड मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो डू मल्टीपल फिजन। अमीबा एंड प्रोटोजोआ आर द टू एग्जांपल्स फॉर मल्टीपल फिजन। एंड बाइनरी फिजन का एक और एग्जांपल है जिसको लीशमानिया कहते हैं। जब बात लीशमानिया की आई तो पता लगा यार बाइनरी फिजन फिर से दो टाइप का हो सकता है, फिक्स्ड ओरिएंटेशन एंड नॉन फिक्स्ड ओरिएंटेशन। चलो फिर से चार्ट प्रिपेयर करते हैं, फिर से समझाते हैं। आपने फिजन पढ़ा, बाइनरी शॉर्ट में लिख रहा हूं, और मल्टीपल। बाइनरी में एग्जांपल्स देखे, और बाइनरी फिर से दो टाइप का है भाई, फिक्स्ड ओरिएंटेशन एंड नॉन फिक्स्ड ओरिएंटेशन। नॉन फिक्स्ड का और फिक्स्ड का मतलब क्या है, जैसे अमीबा में आपने देखा कहीं से भी काट दो, कहीं डिवीजन कहीं से भी हो सकता है, कोई फिक्स प्लेस नहीं है अमीबा के अंदर। लेकिन फिक्स्ड ओरिएंटेशन देखी जाती है लीशमानिया, लीशमानिया कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, ऐसा। इसमें फिक्स्ड ओरिएंटेशन होती है, ये कभी ऐसे करके डिवाइड नहीं करेगा, ऐसे करके डिवाइड नहीं करेगा, ये हमेशा ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करेगा, लंबा लंबा। आओ इधर देखते हैं, या हमेशा, ये इसका न्यूक्लियस है, ये हमेशा ऐसे सीधे सीधे ही डिवाइड करेगा, ताकि एक टांग इधर वाले को मिल जाए और एक टांग इधर वाले को मिल जाए। इसका फिक्स्ड ओरिएंटेशन माना जाता है, और फिक्स्ड ओरिएंटेशन है इसका लॉन्गिट्यूडनल।
लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगा ये। लीशमानिया, नाम क्या है? लीशमानिया। ये भी प्रोटोजोआ है, जैसे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ था, ये भी प्रोटोजोआ है। ये कौन सी बीमारी करता है भाई? ये करता है काला अजहर। काला अजहर कॉजिंग डिजीज है ये। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट इट। यहां पे हमने एक मोड खत्म किया है। ए सेक्सुअल में बहुत सारे पढ़े थे ना, 6, तो हमने एक खत्म किया है अभी। फिजन, फिजन कंप्लीट हो गया। सेकंड था फ्रेगमेंटेशन। फिजन था यार यूनिसेल्यूलर्स के लिए, हमने देखा। अब फ्रेगमेंटेशन जो है ये मल्टी, इससे आगे जितने भी मेथड्स हैं वो सब मल्टी सेल्यूलर के लिए हैं। फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, सब में मल्टी सेल्यूलर। अब मल्टी सेल्यूलर में भी ना 2 कैटेगरी होती हैं। मल्टी सेल्यूलर की बॉडी सिंपल मल्टी सेल्यूलर है, ये कॉम्प्लेक्स है। सिंपल का मतलब बॉडी जो होती है बहुत सिंपल सी बनी हुई है, मतलब 2-4 सेल इकट्ठे हो गए ऐसे करके, बस इतनी सिंपल। 5-6-10-8 सेल की बनी हुई है। कॉम्प्लेक्स जैसे हमारी बॉडी, बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं यार, और सब अलग अलग टाइप के हैं। सिंपल में 1-2 टाइप के ही होते हैं बस, ज्यादा कैटेगरी नहीं होती सेल्स की। हमारी बॉडी के अंदर बहुत कैटेगरी है। हमारी है कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर बॉडी। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी मल्टी सेलुलर तो है बट वेरी सिंपल। ओके, सो फ्रेगमेंटेशन जो होता है, दैट इज द मेथड विच इज एप्लीकेबल ओनली टू सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इससे आगे जब फ्रेगमेंटेशन के बाद रीजनरेशन जाओगे तो दैट इज आल्सो एप्लीकेबल टू सिंपल मल्टीसेलुलर, लेकिन वो फ्रेगमेंटेशन से थोड़ा सा ज्यादा, उतने सिंपल नहीं होंगे। फिर उसके आगे जाओगे आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। भाई साहब, फिर आएगी कैटेगरी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर की। वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। फिर उसके बाद और आगे जाओगे आप स्पोर फॉर्मेशन। नहीं, स्पोर फॉर्मेशन वेजिटेटिव से पहले का है। फिर उसके बाद आप सेक्सुअल पे आ जाते हो, ए सेक्सुअल सब खत्म। सेक्सुअल पे जब आ जाते हो तो वो तो है ही खतरनाक, भयंकर मल्टीसेलुलर और भयंकर कॉम्प्लेक्स बॉडी, जैसे कि हम। आओ पहले बात करते हैं हम फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन खुद बता रहा है अपना मतलब। फ्रेगमेंट्स एक मल्टीसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर बॉडी है लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 सेल की मानो। इस बॉडी को फ्रेगमेंट्स में तोड़ दो। फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़े, टुकड़े कर दो इसके, और हर टुकड़े से एक और नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। हर टुकड़े से एक और नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। हर टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। द बॉडी विल ब्रेक इटसेल्फ व्हेन ऑन रीचिंग टू मैच्योरेशन। ध्यान से सुनो, on reaching to maturation, on reaching upon maturation, body will break itself into many fragments. Body will break itself into many fragments, and each fragment will develop into new organism. Into new organism, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा हर टुकड़े से। दिस मेथड, दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन एंड इट इज फाउंड इन सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है, स्पाइरोगाइरा। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा इज simple multicellular organism which is found in water. What type of water? It is Spirogyra is freshwater organism, and its body is made up of many cells. That's why it is called multicellular. But the organization is very simple. आप देख सकते हो 4-6 सेल हैं और एक आध टाइप के। यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन जो एक क्वेश्चन बनकर आएगा, फ्रेगमेंटेशन खत्म भाई। फ्रेगमेंटेशन से जो क्वेश्चन आएगा कि why we humans, in humans this fragmentation is not applicable. Why this fragmentation mode of reproduction is not applicable to human body?
फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं चलता ह्यूमंस के अंदर? तो आप बोलोगे कि आवर बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर बॉडी। मैं लिख रहा हूं आंसर, आवर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर, ओके, एंड we are not simply made up of single type of cells। एक जैसे एक टाइप के सेल तो है नहीं, we are not made up of single type of cells, or you can say we are not just an accumulation of cell, we are not just a mass of cell, accumulated mass of cell। ऐसा नहीं है हम केवल एक मास का लोथड़ा, एक जैसे सेल बहुत सारे इकट्ठे हुए गुल्ली बन गई और यही ह्यूमन है ना, ऐसा नहीं है हम। वी आर नॉट जस्ट द accumulated mass of cells, we have different kinds of organs which are made up of different kinds of cells। So that's why fragmentation is not possible or is not applicable to humans, okay, because in fragmentation single type of cells can be developed from one type of fragment, one type of cell। That's why it is not applicable to us, we are not just accumulated mass of single type of cell, okay। So fragmentation is not applicable to us because whole human body cannot be developed from single type of cell, that's why। पूरा आंसर आप लिख सकते हो, मैंने बोला है, रिपीट करके सुनो, नोट कर लो, ठीक है। एग्जैक्टली, फ्रेगमेंटेशन इज ओवर नाउ। हमने फ्रेगमेंट फिजन कर लिया, फिजन के बाद फ्रेगमेंटेशन कर लिया, एंड आफ्टर दिस रीजनरेशन। देखो जल्दी बोलता हूँ, जल्दी लिख नहीं पाता हूँ, दैट्स व्हाई राइटिंग पूरी नहीं हो पाती मेरी, ठीक है। बट मैं जो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। फ्रेगमेंट रीजनरेशन आ गया, सेकंड थर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, and that is called regeneration is found in an organism, multicellular organism। अब तो सब मल्टीसेलुलर चलेंगे। प्लेनेरिया, ये कैसा होता है यार? फ्लैट वॉर्म होता है ये, और दिखने में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये थोड़ा गलत बन गया है थोड़ा। प्लेनेरिया, ठीक है। रीजनरेशन एक्चुअली लुक्स लाइक वेरी सिमिलर टू फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से बड़ा सेम दिखाई पड़ता है, सेम, लेकिन अंतर है भाई एक। regeneration is also the mode of reproduction in which if you cut the body in any of the pieces, each piece will develop into new organism, each piece will develop into new organism। आप कहोगे फिर फ्रेगमेंट में भी तो यही था, फ्रेगमेंटेशन में each fragment was developing into a new organism, regeneration में भी आप यही बोल रहे हो कि सेम हो रहा है, each piece is developing into a new organism। So what's the difference? अगर दोनों एक ही चीज है तो दो नाम लिखने की क्या जरूरत थी, एक ही लिखते ना। हमने कहा नहीं, अंतर है। क्या अंतर है? अंतर ये है यार कि रीजनरेशन इज एक्चुअली नॉट अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट्स अ जनरेटिव रीजनरेटिव एबिलिटी ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, क्या, फिर से सुनो, सब मिटा रहा हूं और अब ध्यान से देखना। रीजनरेशन इज एक्चुअली एन एबिलिटी, इट्स नॉट अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बट रीजनरेशन इज एक्चुअली नॉट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बट आपकी बुक में उसको एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे रखा है, बट वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसलिए दे रखा है क्योंकि उन्होंने जिस एग्जाम्पल को लिया है ना, वो वहां पे उस केस में एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन काम करने लगा। दैट्स व्हाई रीजनरेशन को एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बता दिया गया उस एग्जाम्पल की वजह से, प्लेनेरिया की वजह से, बट इट इज एक्चुअली नॉट अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान से सुनना। क्या होता है यार कि रीजनरेशन में क्या होता है? रीजनरेशन इज एक्चुअली द ability to regenerate the lost part of the body। It's actually the ability to regenerate the lost part। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिजार्ड देखी है, छिपकली, छिपकली ऐसे होती है, ऐसे,
मैं एग्जैक्टली तो बना नहीं रहा। छिपकली की ये पूंछ जो है ये कट जाती है और ये चली जाती है अलग को, और फिर छिपकली कुछ ऐसी रह गई, है ना। लेकिन अगर आप थोड़े समय में देखो तो यही छिपकली की पूंछ फिर से आ चुकी होती है, फिर से आ चुकी होती है। ये कैसे हुआ? ये पूंछ फिर से डेवलप कैसे हो गई? ये पूंछ डेवलप हो गई बाय द प्रॉपर्टी ऑफ दिस, बाय द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। दैट इज द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। और ये सब में, हम में भी है। अपने नेल्स को देखो, एक बार काट देते हो फिर ग्रो कर जाते हैं। बालों को देखो, काट देते हो फिर ग्रो कर जाते हैं। स्किन को देखो, चोट लग जाती है नई स्किन आ जाती है। दैट्स द एबिलिटी, एंड दिस एबिलिटी इज कॉल्ड रीजनरेशन। द एबिलिटी टू रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट। खास बात यहाँ पे लॉस्ट पार्ट, खोए हुए पार्ट को वापस से पैदा कर लेना। लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में इट इज ओनली लिमिटेड टू डिफरेंट एक्सटेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये केवल इतना ही लिमिटेड है। नेल्स दोबारा आ जाएंगे, बाल दोबारा आ जाएंगे, खाल दोबारा आ जाएगी, लेकिन पूरा हाथ काट दो तो हाथ थोड़ी आ जाएगा, नहीं आएगा। लिजार्ड में भी ये लिमिटेड है, टेल दोबारा आ जा रही है, लेकिन अगर उसका हाथ पैर काट दो तो वापस नहीं आएगा। इट इज ओनली लिमिटेड टू सम एक्सटेंट। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं यार, उनका कुछ भी काट दो वो साला नया बन जाएगा। कुछ भी काट दो वो पार्ट से पूरा बॉडी बन जाएगा। जैसे उनकी स्थिति ऐसी है, एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। उनकी उंगली काट दो, उंगली से पूरा का पूरा इंसान बन जाए। इंसान नहीं बनेगा, मतलब वो ऑर्गेनिज्म पूरा बन जाएगा, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पूरा। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया और हाइड्रा, दो ऑर्गेनिज्म। इन दो ऑर्गेनिज्म के अंदर रीजनरेटिव एबिलिटी इतनी हाई है कि एक्सीडेंटली अगर वो कहीं पर भी एक्सीडेंटली कट हो जाता है, उनका बॉडी कट, कोई छोटा सा हिस्सा भी कट होके गिर जाएगा तो वो छोटा सा हिस्सा पूरा का पूरा नया प्लेनेरिया या फिर नया हाइड्रा बना लेगा। समझ रहे हो? तो इन दो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की सिचुएशन में, एग्जांपल्स में, रीजनरेशन बन जाता है एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्योंकि इनका रीजनरेटिव एबिलिटी इतना हाई है, छोटे से हिस्से से एक पूरा का पूरा इंसानी, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही बन जा रहा है। That's why for these two examples, this regenerative ability starts acting like a mode of reproduction. Okay? Yes. बहुत मेहनत लगती है इसको समझाने में, कोई बात तो नहीं। आप समझ गए, सक्सेस हो गया हमारा काम। तो भैया क्या बता रहा हूं मैं आपको, मैं आपको बता रहा था फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन में डिफरेंस, वो मैंने बता दिया। तो फ्रेगमेंटेशन इज एक्चुअली अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वो कोई रीजनरेटिव एबिलिटी नहीं है, वो सच में मोड ऑफ है। क्योंकि उसमें क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म अपना मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है तो अपने आप ब्रेक कर रहा है वो बॉडी। लेकिन प्लेनेरिया में अपने आप ब्रेकिंग नहीं हो रही भैया, एक्सीडेंटली अगर कट गया तो वो कटा हुआ हिस्सा, जो कट गया हिस्सा वो भी नया बना लेगा। और जिस बॉडी से, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ, ये प्लेनेरिया है, इसको मैंने इतना काट दिया तो दो पार्ट्स हो गए, एक ये और एक ये। अब इस वाले पार्ट से अगेन पूरा का पूरा बॉडी भी डेवलप हो जाएगा। और ये वाला हिस्सा भी अलग से डेवलप हो जाएगा, दोनों चीजें डेवलप करके। तो ये लॉस्ट पार्ट, ठीक है। बट उसके अंदर वो मैच्योरेशन में अपने आप बॉडी ब्रेक होगी, अपने आप, कोई एक्सीडेंटली कर नहीं रहा है, अपने आप बॉडी विल ब्रेक इनटू पीसेस। ओके, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन। सो फ्रेगमेंटेशन का एक बार लिख देता हूं। फ्रेगमेंटेशन और रिजेनरेशन दोनों की डेफिनेशंस में फिर से लिख रहा हूं एक बार, है। बड़ा चैप्टर है, हो सकता है 2 सेशन ले, तो कोई दिक्कत नहीं, बट अच्छे से सीखो। फ्रेगमेंटेशन मतलब, फ्रेगमेंटेशन इज अ मोड ऑफ asexual reproduction, type of asexual reproduction in which the body, upon maturation, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, उसका स्टेटमेंट खुद बनाएंगे। अपॉन मैच्योरेशन, मैच्योर जब हो जाती है ब्रेक कर लेती है खुद को इनटू मैनी पार्ट्स और मैनी फ्रेगमेंट्स, and each fragment will develop into new organism। ठीक है,
ये है फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन। अब मैं इसको हटा रहा हूं और लिखने वाला हूं रीजनरेशन। रीजनरेशन इज एक्चुअली द एबिलिटी टू रीजनरेट। पूरी बात लिखेंगे इसमें, एबिलिटी टू रीजनरेट इट्स लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। yes, lost part of the body. And in planaria, it acts like in planaria and hydra, this ability is very much high, because of which it's act like mode of reproduction, act like mode of reproduction। पूरी बात लिखेंगे, ठीक है, एग्जैक्टली तो यहां हमने रीजनरेशन भी खत्म किया, फिजन खत्म किया। फिजन में दो टाइप पढ़े थे, बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी में भी फिक्स्ड नॉन फिक्स्ड। और उसके बाद में फिर हमने पढ़ा आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद रीजनरेशन। अब रीजनरेशन के बाद में आता है बडिंग। बडिंग क्या होता है? बड, बड फ्लोरल बड जानते हो, कली, छोटी सी कली। तो बस उसी को सोचो, छोटी सी कली बॉडी से निकलती है, ये होता है हाइड्रा। हाइड्रा इज लुकिंग लाइक दिस, दिस इज हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा के इस बीच को बोलते हैं माउथ, इसको बोलते हैं टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स का क्या काम होता है? ये अपने आजू बाजू जो भी घूम रहा है इसका खाना, प्रे, प्रे मतलब खाना, ठीक है, शिकार। अपने शिकार को पकड़ने के लिए ये ऐसे करके हाथ घुमाता रहता है, टेंटिकल्स एकदम पकड़ लेता है। तो टेंटिकल्स हेल्प्स इन कैप्चरिंग इट्स प्रे, फिर माउथ में डाल लेता है खाना अंदर। अच्छा, बडिंग कैसे होती है? इस हाइड्रा के अंदर रीजनरेशन भी हो रहा है और बडिंग भी हो रही है, दोनों, दोनों का एग्जाम्पल है ये। बडिंग कैसे होता है यार? कहीं पर भी इसके अंदर से छोटी सी कली निकलेगी, स्मॉल आउटग्रोथ। इधर देखो, दिस इज कॉल्ड बड। बड क्या होता है? स्मॉल आउटग्रोथ। बाहर की तरफ एक छोटा सा, उसकी बॉडी के सरफेस से एक छोटा सा आउटग्रोथ डेवलप होगा। एंड दिस आउटग्रोथ विल कीप्स ऑन डेवलपिंग, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, ये होता ही रहेगा और बड़ा होता जाएगा। और थोड़े समय में यही आउटग्रोथ बिल्कुल एक नए हाइड्रा के जैसा बन जाएगा। ठीक है, नया हाइड्रा, और फिर ये डिटैच हो जाएगा। ठीक, क्या होगा? ये डिटैच हो जाएगा, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, एंड आफ्टर सम टाइम एक नया हाइड्रा खड़ा हो गया। पापा के बगल में बच्चा खड़ा हो गया। In this way, this is called budding. So budding is a mode of reproduction in which a small outgrowth comes out from the body, and this small outgrowth develops into new organism, and after being matured or after reaching to its maturation, it detaches from the parent body and becomes a new organism or new individual. That's all about. ठीक है, स्मॉल आउटग्रोथ सेंटेंस बनाएंगे खुद। स्मॉल आउटग्रोथ बड जिसे कहते हैं, दिस बड कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड अपॉन मैच्यूरेशन इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। डिटैचेस, सही लिखा है स्पेलिंग? नहीं, ये डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम्स न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, this is what happen in hydra, and this is the example of budding। एक और एग्जाम्पल होता है, वो एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट क्या होती है? यूनिसेलुलर फंगस होती है, ठीक है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है, फंगस हमेशा मल्टीसेलुलर होती है वैसे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। ईस्ट एक ऐसी फंगस है जो कि मल्टी यूनिसेलुलर है, एक एक सेल होता है ये, और इसके अंदर से एक छोटा सा आउटग्रोथ आता है। यही आउटग्रोथ बड़ा होने लगता है और फिर थोड़े टाइम में डिटैच होके एक और नया ईस्ट बन जाता है। दिस इज कॉल्ड बडिंग इन ईस्ट। तो बडिंग इन ईस्ट जो है यूनिसेलुलर बडिंग का एग्जांपल है, और दिस इज मल्टी सेल्युलर बडिंग। ठीक है ना?
दैट्स सो सिंपल। बडिंग भी खत्म हो गया बडिंग। अब बडिंग के बाद आता है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है ये आ गया प्लांट्स के लिए। प्लांट्स में होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है भाई, वो कैसे होता है? प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को हम कहते हैं प्रोपेग्यूल्स, जो प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं। प्रोपेग्यूल्स वो कौन कौन से होते हैं? जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, ठीक है। रूट, स्टेम, लीफ है, ये तीन चीजें हैं बेसिकली। इन तीन पार्ट्स को यूज करके एक नए प्लांट को, जैसे आपने देखा होगा कहीं से जड़ ले आए, उसको बो दिया और जड़ से ही नया पेड़ आ गया। स्टेम ले आए, उसको बो दिया, नया पेड़ आ गया। लीफ ले आए, वो डाल दी और मिट्टी पे पड़े पड़े लीफ से ही नया पौधा जनरेट हो गया। इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। एंड व्हाट आर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स? द पार्ट्स ऑफ द प्लांट व्हिच आर हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज कॉल्ड। घुमा फिरा के आपस में अदला बदली करनी है बातों की, और कुछ नहीं। वेजिटेटिव इज अ process or method of reproduction, asexual method of reproduction in the plants in which the vegetative propagules are used to produce new plant. And what are vegetative propagules? Those parts of the plants which are used to develop new organism, new plants asexually. Those parts are called vegetative propagules, like roots, stem, leaves. ठीक हो गया। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की दो एप्लीकेशन। लेयरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का इस्तेमाल हो रहा है भरपूर। लेयरिंग में क्या होता है? एक पेड़ खड़ा है, उसकी एक टहनी को मोड़ के धरती में दबा दिया, थोड़े समय में ये स्टेम है, ये वाला पार्ट, तो स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा भैया। इस स्टेम ने जड़ें बना ली और नया पेड़ उगने लगा। समझ गए? या उगने नहीं लगा, मतलब इसने जब जड़ें बना ली तो यहाँ से तोड़ दिया और ये इंडिपेंडेंट हो गया यहाँ पे। तो ये जो है आपका, इधर देखो, एक पेड़ तो एक था ही, और इसके बगल में इसकी टहनी दबाने से, और टहनी को जब बाद में थोड़े समय में काट दिया आपने, वो सीधी खड़ी हो गई, तो ये नया पेड़ बन गया। दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। फिर इसकी टहनी को दबा देना, वो उसकी जब जड़ें बन जाएंगी तो उसको काट देना, वो भी इंडिपेंडेंटली सीधी खड़ी हो जाएगी, एक और नया पेड़ बन गया। दिस मेथड इज कॉल्ड लेयरिंग। ठीक है, ओके। एक और चीज होती है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? ग्राफ्टिंग बड़ा साइंटिफिक चीज है। इसमें क्या होता है? एक पेड़ है, इसको काटा बीच से, काटने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे नहीं, ठीक है। एक और पेड़ लिया, ये दोनों हमने एक पेड़ लिया और एक और दूसरा पेड़ लिया, उस पेड़ को भी बीच से काटा, वो भी कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमने क्या किया? इसका ऊपर वाला इसके नीचे में और इसके ऊपर वाले को इसके नीचे में बांध दिया, ठीक है। तो कैसा दिखाई देगा? कुछ ऐसा दिखाई देगा। पट्टी बांध दी, यहाँ पे पट्टी बांधी, वन प्लांट और सेकंड प्लांट। अब होगा क्या? ग्राफ्टिंग से क्या होता है कि एक ही प्लांट में दो वैरायटी अगर लेनी है तो ग्राफ्टिंग को यूज किया जाता है। दो वैरायटी, नीचे वाले पेड़ से जो टहनी निकलेगी उसके अंदर नीचे वाले पेड़ की वैरायटी होगी, और ऊपर वाली टहनी में ऊपर वाले फूल आएंगे। एक ही पेड़ में दो टाइप के फूल मिलेंगे आपको, दो टाइप के फ्रूट्स भी मिलेंगे आपको। दिस इज व्हाट हैपेंड, दिस इज व्हाट कैन बी हैपेंड बाय यूजिंग द टेक्निक ग्राफ्टिंग। एग्जैक्टली। चलो आओ और देखते हैं। ग्राफ्टिंग हो गया, इसके बाद यस, एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के? क्या एडवांटेज होते हैं भाई? देखो, कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जैसे केला, ऑरेंज, इनके सीड्स बनने बंद हो गए, ऐसा एनसीईआरटी कह रही है। कहती है जैस्मीन, ये सीड्स डेवलप इन्होंने करना बंद कर दिया। अब जब बीज नहीं बना रहा तो बीज को बो के नया पेड़ उगाते थे, अब उगा नहीं पा रहे, तो अब जब सीड नहीं है तो क्या बोए? तो भाई इनके वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोने लगे हम, जैसे कि स्टेम, रूट, लीव्स, ठीक है। पहला एडवांटेज तो ये है, नंबर 1। दूसरा एडवांटेज क्या है? जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट उगते हैं ना, वो
क्या होता है उसमें, वो एकदम एग्जैक्टली कॉपी होते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल मेथड है ना, एग्जैक्टली कॉपी है अपने पुराने वाले पेरेंट प्लांट का, जेनेटिकली जेनेटिकली सिमिलर। तीसरी बात क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो पेड़ पौधे उगाए जाते हैं उन पे फूल और फल जल्दी आता है, बजाय उन पेड़ पौधों से जो कि सीड से उगाए गए हैं। तो अर्ली फ्रूटिंग ऐसे लिख सकते हैं, अर्ली फ्लावरिंग एंड अर्ली फ्रूटिंग, दिस इज द एडवांटेज। ठीक है, यस। और एक और चीज, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या होता है, आप डिजीज फ्री पेड़ भी उगा सकते हैं। डिजीज फ्री मतलब आपके पास एक पेड़ है, आप उस पेड़ से एक नया पेड़ उगाना चाहते हैं, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करेंगे उसमें तो क्या होगा, डिजीज। वो डिजीज जो पुराने वाले में, नए वाले में भी वही डिजीज लेके पैदा होगा वो। लेकिन आप चाहते हो इसमें डिजीज लग गई है यार, ये तो थोड़ा समय मर जाएगा, इसके जैसा एक और उगाना चाहता हूँ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एक एप्लीकेशन है जिसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। चलो विस्तार से बात करते हैं, व्हाट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, ये एक पौधा है, पेड़ है, इसके सबसे ऊपर की जो टिप होती है, मैरिस्टेम टिश्यू बोलते हैं इसे, मैरिस्टेम टिश्यू ऑफ टिप। इसको काट लो और इस मेरिस्टेम टिश्यू को आप लैब में कल्चर मीडियम होता है, उसमें कल्चर मीडियम के केमिकल्स की होता है एक पूरा सॉल्यूशन, जिसको अंदर डिप करके रख दो इसको। थोड़े समय में क्या होगा, ये टिश्यू डेवलप करेगा और कैलस बना लेगा। और इस कैलस, ये मास ऑफ सेल होता है, सेल का एक थोड़ा सा छोटा सा गुच्छा टाइप बोलो या लोथड़ा कह लो, कुछ भी बोल लो, मास ऑफ सेल, कैलस। तो दिस मास ऑफ सेल is called callus. This callus is the mass of cells. Yes. अब ये जब कैलस मास ऑफ सेल डेवलप हो जाता है तो इस कैलस को हम कल्चर मीडियम से निकालते हैं, और कल्चर मीडियम से निकाल के इसको डाल देते हैं हम किसके अंदर, सॉइल के अंदर। एंड इन द सॉइल दिस कैलस विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। ओके, दिस इज टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर क्यों यूज किया गया, टिश्यू कल्चर की खास बात ये थी कि अगर ये वाला पेड़ में डिजीज लग गई और आपके पास यही एक बचा है जिससे दूसरा पैदा कर सकते हो, तो आप क्या करो, इसकी टिप से निकाल लो, क्योंकि टिप का जो टिश्यू होता है ना, यहाँ पे डिजीज नहीं होती, डिजीज इस टिश्यू तक कभी नहीं पहुंच पाती। तो आप इस टिश्यू से निकाल के और डेवलप कर लो, अब जो नया वाला निकलेगा वो डिजीज फ्री होगा, उसमें वो बीमारी नहीं होगी। दैट्स वाज द एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी हमने खत्म कर लिया। एक एग्जाम्पल है लीफ, ऐसा कोई एग्जाम्पल दो जिसमें लीफ से नया पेड़ बन जाए। तो यस, लीफ ऑफ ब्रायोफिलम, एक पेड़ होता है ब्रायोफिलम, इस ब्रायोफिलम की जो लीफ होती है वो ऐसे होती है, काफी बड़ी सी लीफ। जब इसे सॉइल पे डली रहती है, सॉइल पे, तो सॉइल में ये लीव्स इसके किनारे किनारे मार्जिन पे रूट्स डेवलप हो जाती हैं अंदर को, और यहां से पेड़ आ जाते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ लीफ ऑफ ब्रायोफिलम। दैट्स ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक हमारे पास बचा लास्ट, फिजन हो गया, रिवाइज करेंगे, फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, बडिंग हो गई, देन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया। अब बचता है स्पोर फॉर्मेशन। आओ स्पोर फॉर्मेशन को देखें जरा। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन ये फंगस में पाया जाता है। फंगस का स्ट्रक्चर देख लो जरा, ये होता है स्ट्रक्चर फंगस का।
ठीक है, इसको बोलते हैं फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, डंडी को बोलते हैं हम हाइफी। याद रखना ये वेजिटेटिव पार्ट होता है। और ये होता है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। ठीक है, इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। रिप्रोडक्टिव पूरा लिख नहीं पा रहा हूं मैं क्योंकि मेरी स्क्रीन आ गई। रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर अगर देखो, स्पोरेंजिया को बीच से तोड़ो बॉल को, तो इसके अंदर होते हैं बहुत छोटे छोटे स्पोर्स जो बाहर आते हैं ऐसे, इनको कहते हैं स्पोर्स। तो स्पोर्स, जिस जिस पार्ट में स्पोर्स रहते हैं उसको बोलेंगे स्पोरेंजिया, या जिस बॉडी में स्पोर्स रहेंगे उस बॉडी को बोलेंगे स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया कंटेन स्पोर्स, और ये स्पोर्स ही होते हैं जो आगे जाके जहां जहां ये स्पोर्स जाएंगे वहां वहां नई फंगस को डेवलप कर देंगे। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट the spore formation. That's very simple statement आप लिख सकते हो, spore formation is also the mode of asexual reproduction which is found in fungus. And in fungus what happens, the spores of the fungus, wherever the spores of the fungus have been spread, at all the places there new fungus will develop. Any example of the fungus? Yes, rhizopus. राइजोपस ये एक टाइप की फंगस का नाम है, साइंटिफिक नेम, और इसको जनरली हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड, कॉमन नेम ब्रेड मोल्ड। जो आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर जो कुछ दिन की ब्रेड आपके घर में हॉट केस वगैरह में रखी रह जाती है और उसके ऊपर वाइट वाइट कलर की कॉटन टाइप फंगस डेवलप हो जाती है, वो कहती है ब्रेड मोल्ड, और उसका साइंटिफिक नेम है राइजोपस। यस, दैट्स ऑल अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन। और यहाँ हमारा खत्म हुआ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फुल। आओ चलो देखते हैं दीदी क्या चिल्ला रही हैं। अरे भैया दीदी क्या कह रही हो, एनसीईआरटी दीदी खत्म हो गया, दीदी के पास कहने को कुछ है नहीं। चलो देखते हैं। देखो भैया, इस पेज पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इस पेज पे आपको देखने को मिलेगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज। सो मैंने जो आपको लाइंस बताई हैं वो देख लो। देयर इज अ बेसिक इवेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, सेल यूज केमिकल रिएक्शन। ये 2 कॉपीज जो होती हैं दे विल नीड टू बी सेपरेटेड, एक दूसरे से अलग जाएंगी। एक कॉपी जो होगी वो अपने जैसे पेरेंट के अंदर ही रहेगी, दूसरी कॉपी निकल के बाहर निकल जाएगी, ये लाइन का मतलब है। एक कॉपी ओरिजिनल सेल में और दूसरी को बाहर भेज देंगे, और केवल बाहर भेज दो, कॉपी कॉपी को बाहर भेज दिया, साथ में उसके साथ साइटोप्लाज्म, उसके साथ सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन नहीं भेजी तो सेल मर जाएगा। अकेली इंफॉर्मेशन बाहर जाके क्या करेगी भाई, इंफॉर्मेशन को पढ़कर कुछ काम करने वाले या कुछ उसको रहने को घर भी तो दोगे ना। यहां आप कह रहे हो ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, तो डीएनए कॉपिंग को फिर बाद में एडिशनल सेलुलर एपरेटस देने पड़ते हैं, सारी ऑर्गेनेल्स देनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद में जो है 2 सेल बनते हैं। अब ये जो 2 सेल होते हैं एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होते हैं क्या? द आंसर है कि कितना एक्यूरेटली कॉपिंग मैकेनिज्म हुआ है। आपको पता है कोई भी रिएक्शन एब्सोल्युटली रिलायबल या एग्जैक्टली परफेक्ट तो रिएक्शन है नहीं, तो क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा सब जगह एरर होगा, that's why as a result of this DNA copies generated will be similar but not be identical। एक जैसी सिमिलर तो होंगी, इंफॉर्मेशन सेम ही होगी, एकदम परफेक्टली मैच नहीं करेगी। आइडेंटिकल का मतलब होता है परफेक्टली मैच करना, तो कुछ ना कुछ वेरिएशंस तो होंगे। अगर वो वेरिएशन मैंने बताया था, अगर एरर बहुत ज्यादा हो गए, ड्रास्टिक एरर हो गए, तो भी काम नहीं करेगा, बच्चा मर जाएगा। यस, है ना? यस 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 यस, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन की जरूरत क्या है? वेरिएशन होता है तो इवोल्यूशन होता है, इतनी बात रखो आप याद। वेरिएशन से इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या मतलब? समय के साथ बदलना। इवोल्यूशन क्या समय के साथ बदलना जरूरी है? इवोल्यूशन जरूरी है। ठीक है, आज ग्लोबल वार्मिंग कम है, कल को इन फ्यूचर ज्यादा हो जाएगी, तो ग्लोबल वार्मिंग के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को डेवलप करना, बदलना, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। समय के साथ हमारी बॉडी के अंदर धीरे 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 आते हैं। और ये कैसे आते हैं? वेरिएशन से। हमारी बॉडी में, हमारी नेक्स्ट जनरेशन में हमसे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बदलाव होगा, उससे अगली में और कुछ एक बदलाव आएगा, तो ये बदलाव आपस में चिपकते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, ऐड होते 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 बदलाव बढ़ते जाते हैं, बड़े बदलाव आते हैं। अब पहली और 100वीं जनरेशन को उठा के देखो, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बदलाव होगा, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो वेरिएशन की इंपॉर्टेंस ये है कि वेरिएशन इवोल्यूशन में मदद करती है। और दूसरी चीज,
कई बार जीवित रहने में भी वेरिएशन मदद करता है। कैसे मदद करता है, चलो इस चीज को और समझा देते हैं एक बार। मानो एक बैक्टीरिया था, ठीक है, और ये कोल्ड टेम्परेचर में रहता था। कैसे? कोल्ड, ठंडे ठंडे वातावरण में। इसने खुद को डिवाइड किया, एरर आया कॉपिंग मैकेनिज्म में, एरर की वजह से एक बच्चे के यहाँ पे कुछ एरर की वजह से कुछ ना कुछ बदलाव आया, तो ये दोनों अपने पिताजी से थोड़े से अलग हो गए। अब इसने जब 2 बच्चे करे, ठीक है, इसके 2 बच्चों में ऐसा हुआ, एक बदलाव आया, और वो बदलाव आ गया कि उनके अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो गई हॉट टेम्परेचर के अगेंस्ट, कि कभी अगर इन फ्यूचर में गर्म टेम्परेचर आएगा तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ऐसी एबिलिटी डेवलप हो गई ड्यू टू वेरिएशन। लेकिन इस वाले के बच्चों में ऐसी कोई एबिलिटी डेवलप नहीं हुई। अब क्या हुआ, ये जो 2 बच्चे थे एबिलिटी वाले, वो इन 2 से अलग हो गए। बहुत हल्का सा फर्क है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। अब इनके जो बच्चे होंगे, उन सब बच्चों के पास ये एबिलिटी होगी, क्योंकि पापा उनको वो चीज ट्रांसफर करेंगे एज इट इज। साथ में एक नया वेरिएशन जो इनके खुद के टाइम पे एरर की वजह से आएगा, वो भी आएगा, ठीक है। बट जो पापा के अंदर है वो चीज तो आएगी आएगी, साथ में खुद की एक नई आएगी एरर की वजह से। अब यार देखो, एक दिन असल में सच में ऐसी हुआ, क्या वोल्केनो फट गया, गरम लावा। अब उस गरम लावा में हाई टेम्परेचर में क्या हुआ, जिनके पास एबिलिटी थी वो तो जीवित रह गए, और जिन पे नहीं थी वो पूरी पॉपुलेशन मर जाएगी। तो वेरिएशन का इंपॉर्टेंस ये भी है। समटाइम वेरिएशन आल्सो हेल्प अस टू सर्वाइव इन ड्रास्टिक सिचुएशंस, ठीक है। सर्वाइवल पूरी में यही सब बात लिखी है, आप अगर पढ़ोगे तो यही सब जानोगे, पूरे में यही सब लिखा है। आओ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ आपको मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सिंगल ऑर्गेनिज्म जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपने यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहले इन्होंने बात करी है फिजन के बारे में। देखो लीशमानिया और अमीबा हम बता चुके हैं, फिर प्लाज्मोडियम बता चुके हैं, फिर यहाँ फ्रेगमेंटेशन आ गया। स्पाइरोगायरा का एग्जांपल दिखाई दे रहा है। सिंपली ब्रेक्स अप स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन, दीज डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। कोई फाइंड आउट रीजन बताओ कि हम लोगों के अंदर नहीं हो सकता, हमारे अंदर सेल बाय सेल इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमको मोर कॉम्प्लेक्स तरीके चाहिए, ठीक है। ये वो क्वेश्चन आ गया जो मैंने अलग से बताया था। इसके बाद आगे बढ़ो भाई, तो रीजनरेशन की बात करो। रीजनरेशन में भी आप देख सकते हो, प्लेनेरिया का एग्जांपल देंगे ये लोग। प्लेनेरिया देखो, ईच पील्स डेवलप्स इट्स लॉस्ट पार्ट, हेंस इट इज एक्टिंग लाइक अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सॉरी। फिर बडिंग में आप देख सकते हो एग्जांपल हाइड्रा, और ईस्ट का एग्जांपल शायद नहीं दिया है, लेकिन हमने बता दिया आपको, आप लिख सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है ना। फिगर देख सकते हो। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप देख सकते हो एनिमल्स, दिस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड, लेयरिंग ग्राफ्टिंग टेक्निक में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को यूज करते हैं। शुगर केन, रोज, ग्रेप्स, इन सबको एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस करने में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूज होता है। और वेजिटेटिव से जो होता है, फ्लावर और फ्रूट्स ही पहले आते हैं, एडवांटेज, ठीक है। बनाना, ऑरेंज, इन सब के जो है सीड नहीं बनते अब, इसलिए इनमें इनको भी पैदा करने में मदद होती है। और दूसरा एडवांटेज ये होता है, जेनेटिकली सिमिलर होता है, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये सब हो गया। इसके बाद लीफ ऑफ ब्रायोफिलम मैंने आपको दिखाया, एंड देन आफ्टर दैट टिश्यू कल्चर के बारे में मैंने बताया। फिर स्पोर फॉर्मेशन आ गया। स्पोर फॉर्मेशन में नाम आ गया राइजोपस। ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है, इसको हाइफी बोलते हैं। ये सब बुक में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको, ठीक है। हाइफी रिप्रोडक्टिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट, राइजोपस होता है, स्पोर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ठीक है। That's all about the spore formation. That's all about the whole asexual reproduction, जिसमें 6 कैटेगरीज आ रही थी, वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, लेकिन वो अगले सेशन में, ठीक है। तो बने रहिए, अगला सेशन अभी देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।